Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting hired as lecturer in the PPSC exam. इसके लिए जो मैंने दोस्त बुलाए हैं उबैब अहमद साहब ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से की हुई है। बाकी की कहानी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उबैब अहमद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया माशाल्लाह आप अपना कीमती वक़्त निकाल के आए। थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि आपने अपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, एफएससी कहाँ से की, मैट्रिक और जो है और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी जो आप बैकग्राउंड में इसके अलावा करते रहे हैं बिफोर हायरिंग एज अ लेक्चरर। बहुत शुक्रिया जी वहाब मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत भरी दावत मुझे दी। क्वालिफिकेशन जो है वो मेरी मैट्रिक और इंटर एक्चुअली मैंने फैसलाबाद से किया है। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं वो पास किए थे और फैसलाबाद में एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है वो क्लियर की है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 2016 में अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट की है। उसके बाद फिर नारवाल के डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैं कुछ देर पढ़ाता रहा हूँ और अब 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीपीएससी क्लियर करके तो एज ए लेक्चरर सेलेक्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा आपने अपनी जर्नी के बारे में तो अब बता दिया एजुकेशनल, थोड़ा-सा बताइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लेक्चरर होता है, ठीक है? उसकी जी रोल्स और जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं टुवर्ड्स एजुकेटिंग देयर masses और एनी अदर काइंड ऑफ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर टेम्परेरीली असाइन्ड टू हिम? तो इस तरह का थोड़ा-सा बता दें, क्या-क्या उसको असाइन जी जी बिल्कुल। देखिए प्राइमरीली जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लेक्चरर की, वो तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करना, उन्हें अपना सब्जेक्ट जो है उसके लेक्चर्स डिलीवर करना। उसको भी आप डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि लेक्चर प्रिपेयर करना, प्लान करना, डिलीवर करना और एट द एंड फिर अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना और उन्हें फाइनल इवैल्यूएशन के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना। इसके अलावा कॉलेज को प्रॉपरली और स्मूथली रन करने के लिए और बहुत सारे रोल्स होते हैं जो कॉलेज लेक्चरर टीम को ही प्ले करना पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कॉलेज में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए कुछ लेक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वहाँ पर कॉलेज में कोई लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी को इफेक्टिवली रन करने के लिए जो है वो काम किए जाते हैं। मुख्तलिफ करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब स्पोर्ट्स डे वगैरह या इस तरह के और इवेंट्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट लेक्चरर्स की ड्यूटीज होती हैं। तो ये मतलब वहाँ पर सिचुएशन के लिहाज से और इन्वायरमेंट के लिहाज से डिपेंड करता है कि वो टीचिंग के साथ साथ मतलब स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करने के साथ साथ और क्या क्या रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मेंटेन करना, कॉलेज के मिसाल के तौर पर जो एक्सपेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड रखना या और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक लेक्चरर को साइन की जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा ये आपने लेक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बताया कि स्पोर्ट डे का मुनक्कद करना और ये डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सिर्फ थोड़ा-सा एक आइडिया जो है इससे गेट करना था वो ये है कि आया ये जो है ड्यूटीज़ एज़ ए ऑफिशियल आपको असाइन्ड होती हैं या मतलब जस्ट जिसे कहते हैं कि एक आप अपनी बिहाफ पे जो है ना एज़ ए गुडविल जेस्चर जो है वो कॉलेज के लिए कर रहे होते हैं या ये मतलब जब लेक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब स्टार्ट से होती है वो उन्हें बताया होता है कि ये वाली चीजें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड होंगी। एक्चुअली एक मेजर जो है वो स्टेटमेंट होती है ऑफर लेटर में कि एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय द कॉलेज प्रिंसिपल। तो ठीक है। कॉलेज प्रिंसिपल समझ लें जो है वो टीम लीडर होते हैं। तो इन मतलब सिचुएशन के लिहाज से जो ज़रूरत पड़ती है वो सूटेबल कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करके, सूटेबल लेक्चरर सेलेक्ट करके उसे या यूं कह लें ड्यूटीज डिवाइड करके डिफरेंट लोगों को असाइन कर देते हैं। तो नो डाउट के मतलब ये असाइन तो प्रिंसिपल की तरफ से ही की जा रही है, लेकिन आई थिंक सो कि उसको परफॉर्म करना जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि हमारे ऑफर लेटर में ये बात मेंशन है कि जो भी ड्यूटीज आपको प्रिंसिपल साहब की तरफ से असाइन की जाएंगी उसे परफॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अच्छे से परफॉर्म करने से गुडविल भी है, एनी हो परफॉर्म करना पड़ेगी वो ड्यूटी। डन डन हो गया। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बता दिया। एक पीपीएससी के लेक्चरर के लिए कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए? जी, उसके लिए लेक्चरशिप के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है।
16 ईयर ऑफ एजुकेशन एक्चुअली अब दो तरह से वो डिग्री का नाम है, या तो हम उसे BS 4 ईयर डिग्री बुलाते हैं, या फिर कुछ लोगों ने जो मतलब आज से 5-6 साल पहले जिन्होंने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो BSc और फिर MSc करके अभी 16 ईयर की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करते थे। आजकल यूनिवर्सिटीज में BS 4 ईयर डिग्री जो है वो करवाई जा रही है, तो ये इसको हम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बुलाते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप लेक्चरर के तौर पर अपीयर होना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, 16 इयर्स कंपलसरी है वो, चाहे आप BSc और MSc करके करें या डायरेक्ट BS करें, ठीक है जी बिल्कुल, जी ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए क्या कोई एज जो है वो कंपल्शन भी होती है कि इतनी एज से बड़ा जो है वो आदमी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, या इतनी इससे छोटी एज का नहीं कर सकता, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कोई लिमिटेशन? जी बिल्कुल, इसमें एज लिमिट भी है। मेल साइड पर जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स से लेके 33 ईयर्स तक है। फीमेल साइड पर जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स से 36 ईयर्स तक है। ये मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एज है। मेल जो है वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल जो है वो 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वेब एमएसएम तब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ऑब्वियसली मैं इस डिपार्टमेंट को इतना बेहतर से नहीं जानता, लेकिन ये होता था कि किसी ने जब वो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता था तो उसको थोड़ी सी ना एज की वो रिलैक्सेशन मिलती होती थी कि जो है ना CSS में ऐसे होता है, मुझे नहीं पता, तो आया ऐसे इस डिपार्टमेंट में भी ऐसे होता है कि जो पहले ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है उसको कोई एज रिलैक्सेशन जो है ऑफर होती है? ये रिलैक्सेशन मतलब जनरल रिलैक्सेशन है, वैसे एज जो है वो 30 ईयर्स तक है, तो उसमें जनरल रिलैक्सेशन उन्होंने सबके लिए इंक्लूड की हुई है। तो मतलब फाइनल लिमिट 33 है, ठीक, बेशक आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या नहीं है। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा अच्छा, इसके लिए जो टेस्टिंग मेथड होता है वेब एमएस, उसका बताइएगा कि क्या टेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, और कौन कंडक्ट तो ऑब्वियसली PPSC ही खुद ही कर रहा होता है, लेकिन मतलब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, और बोर्ड वगैरह कहाँ बनता है, थोड़ा सा इस बारे में रोशनी बता दीजिए। सबसे पहले अगर हम टेस्ट के सिलेबस की बात करें, तो चूंकि क्वालिफिकेशन जो है वो 16 ईयर रिक्वायर्ड है, BSc और MSc या उसको BS कह लें, तो ज़्यादातर सिलेबस जो है वो BSc और MSc का ही इंक्लूड होता है। यानी BS के अंदर जो आपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका सिलेबस ही इंक्लूड होता है उसके अंदर। कुछ जो है वो बेसिक भी हो सकते हैं। एक्चुअली टेस्ट के अंदर 100 MCQs होते हैं, जिनमें से 80 MCQs जो हैं वो आपके अपने सब्जेक्ट के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेक्चरर उर्दू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो 80 MCQs उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड होंगे। अगर आप लेक्चरर फिजिक्स के तौर पर अपीयर हो रहे हैं तो 80 MCQs जो हैं वो फिजिक्स डिपार्टमेंट से ही होंगे। अब उसमें ज़्यादातर MCQ समझ लें, जो 75 76 के राउंड अबाउट जो MCQs हैं उन 80 MCQs में से वो BSc और MSc लेवल के ही होंगे। चंद एक MCQs जो हैं वो इंटर लेवल के भी हो सकते हैं, पॉसिबल है हो और हो भी सकता है ना हो, लेकिन मेजर पोर्शन टेस्ट का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो BSc और MSc लेवल का होता है। उसके बाद अगर सेंटर्स की बात की जाए तो डिफरेंट सिटीज़ में सेंटर्स बनते हैं, जैसे लाहौर में, फैसलाबाद में, कोयटा, इस तरह वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक दो और सिटीज़ में भी सेंटर्स बनते हैं। तो जिस रीजन के वो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने पास के सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से लाहौर ज़्यादा करीब है तो हम PPSC में जब अपीयर होते हैं तो हम लाहौर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने सेंटर्स के बारे में बता दिया, और बता दिया कि जो है ना स्पेशलाइजेशन की तरफ से आता है, तो मुझे बताइएगा कि BS का आया कोई सब्जेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है कि मतलब जो है जिसमें से क्वेश्चंस आने होते हैं, कोई उन्होंने आउटलाइन दी होती है उस सब्जेक्ट के बारे में, कि मतलब जस्ट आपने BS कर लिया तो इसका मतलब है कि जो है ना आपको जो है BS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में क्या जो? आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए, लिटरेचर की अगर बात की जाए, तो वो मतलब काफ़ी वाइड, काफ़ी वास्ट उनका सिलेबस होता है। और वैसे मुझे उसके बारे में इतना आइडिया भी नहीं है क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड हूँ। लेकिन अगर साइंसेस की बात की जाए तो साइंसेस का जो BS है, मतलब BS फिजिक्स है या BS केमिस्ट्री है, तो वहाँ पर कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 4 सालों में आप यूं समझ लें कि कोई 13-14 के करीब जो है वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। टेस्ट का मेजर पोर्शन जो है वो उन्हीं में से आता है।
लेकिन ऐसा कोई आउटलाइन मेंशन नहीं होती कि फुला सब्जेक्ट से जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन अगर पीपीएससी लेक्चरशिप के पास पेपर्स को देखा जाए तो हर कैंडिडेट बड़ी अच्छी तरह से ये अंदाजा कर सकता है कि किन किन सब्जेक्ट्स में से ज्यादा एमसीक्यूज टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे अगर कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो पीपीएससी केमिस्ट्री के पास पेपर्स देख ले, उसको बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स पर उसे फोकस ज्यादा करना है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री में, उनमें से स्किप कोई नहीं किया जा सकता। जस्ट टाइम मैनेजमेंट है कि आपने किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और किन सब्जेक्ट्स पर कम टाइम स्पेंड करना है। इस तरह से टाइम को मैनेज किया जाएगा और फिर ये फैसला किया जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। डन हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा इसके लिए, एक तो आपने ऑब्वियसली कोर्स टेस्ट तो मैंने पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली जो है ना, हो सकता है मैं एंड वाले दिन सब्जेक्टिवली उसको स्टडी भी ना कर सकूं कि अब सारी किताबों को दोबारा रिवाइज करूं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स भी होती हैं जो मतलब होती ही टेस्ट से रिलेटेड है, जिनको आप जिसमें पास्ट पेपर्स हों या कम से कम ऐसे हों कि जो है ना जिनमें डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज हो जिनको सॉल्व करके हम देख सकें। जी बिल्कुल सर। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज की या बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छी तरह से गाइड करती हैं कैंडिडेट्स को टेस्ट में, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए बेहतर तरीका जो ज़्यादा लोग सजेस्ट करते हैं, जो लोग अपीयर हुए हैं लेक्चरशिप के टेस्ट में या डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें अपीयर होते हैं, उसका तरीका क्या सर ये है कि आप पहले अपना कोर्स थारोली जो है वो गो थ्रू करेंगे, अपने कोर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। फिर वो जो हेल्पिंग बुक्स हैं जो डिफरेंट पब्लिशर्स की हैं, जैसे डोगर वालों की है या इल्मी वालों की हैं, या बहुत सारी और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये चंद एक मशहूर ब्रांड है समझ लें, तो उनसे फिर आपको आइडिया हो सकता है। उनमें पास पेपर्स भी मौजूद होते हैं और उस कोर्स के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एमसीक्यूज भी वहां पर मौजूद होते हैं। जैसे अगर बीएस फिजिक्स है तो बीएस फिजिक्स के जितने कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक फिजिक्स है, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब के एमसीक्यूज उस हेल्पिंग बुक में मौजूद होते हैं। तो कैंडिडेट्स के लिए ये बड़ा बेहतर ऑप्शन होता है कि वो पहले अपना सारा कोर्स गो थ्रू कर लें। उस कोर्स को गो थ्रू करने के बाद वो एक से ज्यादा या कम से कम एक हेल्पिंग बुक जो है वहां से हेल्प लें। वहां से उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि टेस्ट जो है वो किस तरह का हो सकता है या किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। हो गया, सही है। यानी यानी किताबें भी अल्टीमेटली इस तरह की स्पेसिफिक बुक पढ़ने का तभी फायदा है जब आपके कम से कम कोर्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद ठीक है जी प्रैक्टिस जी के तौर पे जो है आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जी ऑल इन ऑल नहीं होती है जी जो है। बिल्कुल बिल्कुल डन डन बिल्कुल। हो गया, डन हो गया। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे जरा साइट्स ऐसी कोई आप मेंशन कर सकते हैं जिनमें से पास्ट पेपर जो है मतलब मैं देख सकूं, या अगर सॉल्व हो या कम से कम लोगों ने आपस में मिलके जो एज ए कम्युनिटी जो है उसको सॉल्व किया हो, ताकि जो न्यू कमर अप्लाई कर रहा है उसको जरा इजी रहे कि यार मैं जो है ना जाके उधर से देख सकूं। कोई फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या कोई भी मतलब उससे रिलेटेड वेबसाइट्स हो। फेसबुक पर तो पीपीएससी के काफी सारे जो हैं वो ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप सर्च करें कि पीपीएससी या एफपीएससी या लेक्चरशिप प्रेपरेशन, तो काफी सारे सोशल मीडिया पर ग्रुप मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो वेबसाइट्स भी हैं, इल्म की दुनिया पर बहुत सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसी तरह एक और वेबसाइट है पीपीएससी फोरम, वहां पर भी आपको जो है वो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। इस टाइम ज्यादा वेबसाइट्स के नाम जो है वो तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हाँ सर्च करने जी पर जी, आसानी से गूगल पर से जो है वो मिल सकते हैं आपको पास पेपर्स। आप डन हो जस्ट इतना लिखें अपने सब्जेक्ट का नाम लिखकर, तो आगे लिखिए लेक्चरशिप पास पेपर्स, गया। तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी बहुत सारी वेबसाइट्स की जहां से आपको बड़ी इजीली पास पेपर्स मिल जाएंगे। है। सही है, सही, ये तो माशाल्लाह हो गया। कोई कोई ऐसी वेबसाइट जो आप कहते हो कि यार ये वाली वेबसाइट जरूर देख लीजिएगा, मतलब होता है ना कोई वेबसाइट होती है वो उस चीज की कोर कंटेंट में पड़ी होती है, मतलब उसमें एक तो हेल्पिंग मटेरियल बड़ा इजीली मिल जाता है और कम्युनिटी बड़ी जो है आपस में जो है ना वो निटिंग कम्युनिटी होती है, आप जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोई इस तरह की कोई एक साइट या ग्रुप या जिसमें आपको लगा हो कि यार इसमें हेल्प बहुत बेहतर हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है एक्चुअली। उन सारी वेबसाइट्स पर जाहिर है पीपीएससी के जो पेपर सेटर्स होते हैं उनकी भी नजर होती है। तो अगर इस तरह की कोई वेबसाइट हो तो फिर तो काम ही बहुत ज्यादा आसान हो जाए, बंदा सारी प्रेपरेशन जो है वो वहां से आसानी से कर ले। पीपीएससी वाले जो है वो भी खासे चालाक हैं,
मतलब वो बड़ा डाइवर्स पेपर जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, बेहतर ये है कि वेबसाइट्स ढूंढने की बजाय जो है वो बंदा अपने कोर्स पर ध्यान दे, कोर्स पे ध्यान जो दें, ठीक उसके है। कोर्स की बुक्स हैं। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा अच्छा, हुबैब अहमद साहब, आपकी चले टेस्ट के बारे में तो माशाल्लाह काफी डिटेल डिस्कस हो गया। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो है जो टेस्टिंग है उसकी कितनी परसेंटेज होती है? आया 100% मतलब आपने अगर टेस्ट पास कर ली तो आप एज ए लेक्चरर लग गए हैं, या मतलब इसमें कोई एफएससी और उसके मार्क्स और इसमें क्या क्या मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स गेटिंग यू सिलेक्टेड एज ए लेक्चरर? जी, सिलेक्ट होने के लिए फाइनली, मतलब लेक्चरशिप में सिलेक्ट होने के लिए आपको 2 फेजेस कवर करना पड़ते हैं। पहले फेज में तो आपको ये जो टेस्ट है 100 एमसीक्यूज वाला, ये क्लियर करना है। इसके लिए चूंकि मेरिट बनता है, जब आप वो टेस्ट देकर आ जाते हैं तो उसके चंद दिन बाद जो है उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 20,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं किसी एक सब्जेक्ट के टेस्ट में, तो उनमें से सीट्स के लिहाज से कुछ, मतलब हाईएस्ट स्कोरर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। फर्ज करें 20 सीट्स हैं उर्दू के लिए फॉर एग्जांपल, तो 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। तो 20 सीट्स के अगेंस्ट जो 100 हाईएस्ट स्कोरर्स हैं, यानी ऐसे 100 उम्मीदवार जिनके नंबर सबसे ऊपर हैं, उनको फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। उन 100 कैंडिडेट्स का समझ लें एक फेज, एक स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फेज में उन्हें इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। तो इंटरव्यू में जब अपीयर होंगे तो इंटरव्यू के मार्क्स भी फाइनल सिलेक्शन की तरफ जो है वो काउंट होते हैं। जहां तक क्वालिफिकेशन के मार्क्स की बात है, वो 40% काउंट होते हैं फाइनल मेरिट में। जो फाइनल एग्रीगेट बनता है वहां पर उनको 40% जो है वो इंक्लूड किया जाता है। लेकिन वो यूं समझ लें वो डिसाइसिव मैटर नहीं है। उन उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के 36.5 हैं तो किसी के 36 होंगे या किसी के 37 होंगे। ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता एक्चुअली, जो है ना वो क्वालिफिकेशन मार्क्स। डिसाइसिव फैक्टर जो हैं वो दो ही हैं, एक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है और आपने इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जिन लोगों के टेस्ट में ज्यादा अच्छे नंबर होते हैं या इंटरव्यू में जो लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली वही सिलेक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। ठीक है, ठीक तो है। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने जाहिर है टेस्ट पास कर लिया, अब वही इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। अब वो जो लोग 100 लोग सिलेक्ट हुए थे हम्म, इंटरव्यू के लिए, इन 100 कैंडिडेट्स में से जाहिर है 20 लोगों ने सिलेक्ट होना है। इनमें से 20 वो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जिनके टेस्ट में मार्क्स ज्यादा हैं और जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके ज्यादा अच्छे नंबर लेंगे। तो एक्चुअली काउंट तीनों चीजें ही होती हैं। नंबर 1 आपके टेस्ट के स्कोर्स, नंबर 2 आपके इंटरव्यू के स्कोर्स, और नंबर 3 आपकी क्वालिफिकेशन का स्कोर। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि डिसाइसिव फैक्टर दो ही है, आपके टेस्ट का स्कोर और आपके इंटरव्यू का स्कोर। ठीक है, सही है। यानी कि अल्टीमेटली जो पीपीएससी की वैल्यूएशन है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, पीपीएससी जी अपनी ही बिल्कुल। वैल्यूएशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाँ दे रहा जी होता है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो आपने एवेल्युएशन के बारे में बता दिया, अभी आपने बताया कि इंटरव्यू की भी बीच में परसेंटेज होती है। मुझे बताइए इंटरव्यू की में एक तो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, और जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं या मतलब ओवरऑल जर्नल पूछे जाते हैं, और जो है इसकी कितनी परसेंटेज होती है टुवर्ड्स गेटिंग यू सिलेक्टेड? इंटरव्यू में दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन होता है, आपके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, आपके रीजन के रिलेटेड कुछ पर्सनालिटीज या फेमस प्लेसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बड़ी मशहूर बातें हैं पीपीएससी के इंटरव्यू के हवाले से। और जब ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो ये एक्चुअली पीपीएससी मेंबर ये क्वेश्चंस पूछता है। उनके साथ साथ दो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपसे आपके सब्जेक्ट के मुतालिक बड़ा थरोली और बड़ा डीपली आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छी तरह से एक बार फिर एनालाइज करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तुक्का तो वैसे कम ही चलता है, लेकिन मे बी कि आपने जो है वो जस्ट ABCE लगाए हों और आपने टेस्ट क्लियर कर लिया हो, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। आपको बड़ा अच्छा और वेल प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आपसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मतलब दोनों तरह के सवाल पूछे जाने हैं आपसे।
जनरल नॉलेज के भी और आपके अपने सब्जेक्ट के भी। ठीक ठीक हो गया, ठीक है, सही है। एक तो थोड़ा सा पहले बता दें कि रिटन टेस्ट की मेरे ख्याल में मार्क्स तो नहीं शो करते हैं, वो सिर्फ बुला लेते हैं, वो जो 100 टॉप या जितने भी उन्होंने बुलाने होते हैं उनको, जो भी टॉप 100 होते हैं उनको बुला लेते हैं, या मार्क्स के सॉरी टेस्टिंग के मार्क्स आपको शो करते हैं कि आपने इतने मार्क्स लिए? जब रिजल्ट अनाउंस होता है ना सर टेस्ट का, तो जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके होते हैं उनको मार्क्स नहीं दिखाए जाते, ठीक है, और जो लोग मतलब यूं कह लें इंटरव्यू फेल के हो लिए चुके होते हैं। क्वालिफाई नहीं कर सकते ठीक है, जी, ठीक है, चलें उनको फेल ना कहें, चलें। उनको मतलब रीट्राई की कैटेगरी में रख लें। चूंकि वो फेल वाला वहां पर सिलसिला नहीं है, या तो आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है या क्वालिफाई नहीं किया। डन हो गया। तो जिन लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है इस स्टेज पर, उन्हें उनके टेस्ट के मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, और ठीक जो है। लोग टेस्ट के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, उन्हें एक तो उनके अपने मार्क्स भी बताए जाते हैं, और दूसरा उन्हें मेरिट बताया जाता है कि आपके नंबर आए हैं 43, और जो हमने सबसे कम नंबर वाला बंदा इंटरव्यू के लिए बुलाया उसके नंबर है 45। ठीक है, फिर बंदे ठीक, को अंदाजा हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम मैंने कितना खुद को जो है वो इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना, तो ठीक है। जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको स्टेज पर जो है वो उनके मार्क्स बताए जाते हैं। जहां तक इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात है, जब मतलब इंटरव्यू हो जाता है, तो इंटरव्यू का जब रिजल्ट आता है तब जिन लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था उनको उनके भी नंबर बता दिए जाते हैं। ठीक है, सही है, सही है। जो यानी जो पास अल्टीमेटली हो जाते हैं उनको दोनों के नंबर दिखा दिए हाँ जाते हैं। जी, उनको दोनों के नंबर दिखा ठीक दिए है, जाते ठीक है, सही है। तो आप जो है इसमें आपने बताया था कि 40% एग्रीगेट जो है उसका होता है, तो इसमें इंटरव्यू और उसका कंबाइंड क्या होता है, मतलब कि 50% टेस्ट और 10% इंटरव्यू, या क्या क्या परसेंटेज होती है जो आपस हैं। में? मतलब यूं कह लें आप कि जो टेस्ट के मार्क्स होते हैं उन्हें वो टेस्ट के मार्क्स को वो 50% जो है वो काउंट करते हैं। मिसाल के हाँ, तौर पर आपके टेस्ट के अंदर आए हैं 60 मार्क्स, ठीक है, तो उन उसका 50% करके वो उसे 30 कर देंगे। डन हो गया, डन हो गया। ठीक है जी। और इसी तरह इंटरव्यू के मार्क्स भी होते हैं। इंटरव्यू के मार्क्स आई थिंक सो वो 100% ही काउंट होते हैं, बाकी क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के जो है वो सॉरी क्वालिफिकेशन और टेस्ट के जो है वो 50-50% जो है वो काउंट होते हैं। डन हो गया, डन हो गया, सही है, सही है। अच्छा, चलें चलें, अब उम्मीद करते हैं कि एक जो बच्चा देख रहा है उसने ये सारा करके जो है ना पास कर दिया। तो यूजुअली जो एक लेक्चरर की सैलरी वो क्या लगती है, जो है ना, मतलब बेसिक सैलरी क्या होती है? स्केल तो मेरा बीपीएस 17 से वो स्टार्ट होते हैं। जी जी। जी। सैलरी एक्चुअली आई तो नहीं अभी तक अकाउंट में, बट आई थिंक तो ये 50,000 के 50K के राउंड अबाउट होगी। 50 से कोई मतलब समझ लें 1-2 हज़ार ज्यादा या ठीक है, इसके राउंड अबाउट है। डन हो गया। अच्छा, मैंने देखना हो कि जॉब्स जो है वो कब अपीयर होंगी, तो मुझे क्या कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे मुझे डेली अपडेट मिल सकता है, या डेली तो चलें, डेली शायद मतलब वीकली या डेली भी चलें, अगर अपडेट मिल सके कि यार मतलब कोई जॉब्स आई हैं तो इससे रिलेटेड, तो मैं देखता रहूं, तो वो कौन से फोरम्स है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो मुझे उसका अपडेट जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिल सकता है? जी, अगर आप जॉब्स के लिए सीख कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको न्यूज़पेपर जो है वो डेली बेसिस पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो 20% जनरल पोर्शन होता है या जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, वो न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप बड़ी अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जंग जो न्यूज़पेपर है उस पे वीकली मतलब संडे वाले दिन जो है वो ऐड आता है पीपीएससी की तरफ से। जितनी भी जॉब्स उन्होंने उस वीक में अनाउंस की होती हैं या तब तक जो अनाउंस हुई होती हैं वो आप वहां से ऐड देख सकते हैं। दो फायदे हो जाएंगे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के, एक तो आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा, और दूसरी बात ये है कि आपको सीट्स का वैकेंसीज का साथ साथ पता चलता रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ढेरों ग्रुप्स हैं जो बड़े ऑथेंटिक ग्रुप्स हैं, और वो रेगुलरली जो है वो पोस्ट करते रहते हैं जब भी कोई वैकेंसीज अनाउंस हो रही हैं, ताकि कैंडिडेट्स तक जो है वो प्रॉपर मैसेज पहुंचता रहे। तीसरा जो काम आप कर सकते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, आप पीपीएससी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। पीपीएससी की वेबसाइट पर बहुत अच्छी तरह से जो है वो प्लानर के अंदर या अपकमिंग जॉब्स के अंदर पहले से ही मेंशन होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम ये वाली जॉब्स को अनाउंस करने जा रहे हैं। वहां पर दो पोर्शन होते हैं, एक जॉब्स का और एक अपकमिंग जॉब्स का। जॉब्स का मतलब है कि जिनके लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिनके लिए एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है,
और अपकमिंग का मतलब डेफिनेटली ये है कि आने वाले दिनों में इसके लिए हम जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे। तो वहां से आप बड़ी आसानी से जो है वो पता कर सकते हैं, या आपको पता चल सकता है कि कब कब और कौन कौन सी जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हो रही हैं। लेकिन इन केस अगर आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया तो जाहिर है हर बंदे की एक्सेस में है। आप सोशल मीडिया से भी हेल्प ले सकते हैं और न्यूज़पेपर से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक, उमैर साहब माशाल्लाह बड़ा क्लियर हो गया। कोई ऐसी एडवाइस कोई जाने से पहले करना चाह रहे हो, जो बंदे लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि किन लोगों को ये जॉब सूट करती है, किन लोगों के लिए ये जॉब नहीं है? मतलब होता है ऑब्वियसली हर पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी जो है वो जॉब जो है वो डिफर कर जाती है जो है ना। तो थोड़ी सी कोई एडवाइस देनी हो या किसी भी किस्म का जो है आप उनको फ्यूचर में बताना चाह रहे हो, जो आप फील कर रहे हैं कि यार ये चीज करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए, तो देखिए एज ए लेक्चरर आपकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो टीचिंग ही है डेफिनेटली। तो अगर आप टीचिंग को लाइक करते हैं या आपका पैशन है, या कम से कम अगर आप पढ़ा सकते हैं, तो आप जरूर इस फील्ड की तरफ आए। अगर मेरी बात की जाए तो अगर कोई मेरा स्टूडेंट या कोई मेरे जानने वाला सुन रहा है तो वो इस बात से एग्री करेगा कि मैं मतलब कितना पैशन है मुझ में टीचिंग का। ये जस्ट मतलब ऐसे ही नहीं, मतलब प्रॉपर पैशन था मेरा शुरू से ही, बड़ी देर से जो है वो मैं टीच कर रहा हूँ। तो अगर आप मतलब पढ़ा सकते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करें। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो BS रिक्वायर्ड है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो भी बंदा स्टडिंग फेज में होता है या अपनी स्टूडेंट लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है, BS तो वो डेफिनेटली कर ही लेता है। उसके बाद वाली जो स्टडी है वो मतलब कुछ लोग छोड़ देते हैं या कुछ लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो मतलब आपको सूट करती है अगर आप पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाते हैं तो। दूसरी जो एडवाइस है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये मतलब प्रिटेंड करते हैं, ये बताते हैं लोगों को कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है, या इसको पास करना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, या ये है वो है। मैं समझता हूँ कि PPSC खाली अगर टेस्ट पास करना है तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जो BS के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको एक बार आप थारोली रीड करें, ऐसी तरह से उनके ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, तो आप आसानी से वो टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इस बार के अगर मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूं तो वो सिर्फ हैरान कुनी नहीं है बल्कि वो अफसोसनाक भी है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो मेरिट था वो 43 या 44 था। इसका मतलब आप जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि अगर 20,000 लोग टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो उनमें से सिर्फ 100 लोग जो हैं वो 43 से ज्यादा मार्क्स अटेन करने में कामयाब हुए हैं। बाकी जो 19,900 लोग हैं उनके नंबर जो है वो 43 से कम है। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि 20,000 लोगों में से सिर्फ 100 लोग अगर 43 नंबर ले सके हैं, तो क्या आप जो है वो 43 या 44 या 50 या जितना भी मेरिट बनता है तो उतने नंबर वो भी नहीं नहीं ले ले सकेंगे। सकते। बिल्कुल। हाँ, तो बहरहाल ये टेस्ट जो है वो पास करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करके बंदा जो है इस टेस्ट को पास कर सकता है। और जाहिर है जब टेस्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए भी बंदा मेहनत करके कोशिश करके तो जरूर आगे आ सकता है। अच्छा अच्छा, कुबैर साहब, इसमें जाने से पहले मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये आपसे जो है, आपने कहा कि वो रीट्राई कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कितनी ट्राइज जो हैं इसमें अलाउ होती हैं PPSC के लेक्चरर एग्जाम में? सर इसमें प्राइस समझ लें बहुत ज्यादा है। वैसे कहते ये हैं कि 3 चांसेस होते हैं एक कैंडिडेट के पास, लेकिन इन चांसेस का जो सिनेरियो है या जो इनकी सिचुएशन है वो काफी समझ लें कॉम्प्लिकेटेड से ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेस्ट में अपियर हुए हैं किसी भी सीट के लिए, ये सिर्फ लेक्चरशिप के लिए नहीं है, PPSC की किसी भी सीट के लिए ये रूल है। अगर आप किसी टेस्ट में अपियर हुए हैं और उसमें आपने मार्क्स अटेन किए हैं जी 45 और मेरिट बना 50 फॉर एग्जाम्पल, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर सके, लेकिन आपका चांस नहीं जाया हुआ। ठीक है। आपका चांस जो है वो आपके पास रिजर्व है। इसमें रूल ये है कि अगर आप टेस्ट में 40% मार्क्स अटेन कर लेते हैं, यानी 40 अबव मार्क्स आप अटेन कर लेते हैं, तो वो आपका चांस रिजर्व है, वो चांस आपका जाया नहीं हुआ, बेशक आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते। ठीक है, इन केस अगर खुदा ना खास्ता आपके टेस्ट में नंबर 40 से कम आते हैं,
ठीक है। तो फिर तो आप डेफिनेटली मतलब यूं कह लें अब आप फेल हैं, आपने ना इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया और दूसरी बात ये है कि आपने टेस्ट भी पास नहीं किया, आप फेल हैं, तो ये वाला चांस आपका ज़ाया हो गया। अब बाकी आपके पास दो चांसेस रह गए हैं, उनके लिए भी यही सेम क्राइटेरिया जो भी मैंने डिस्क्राइब किया है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कुबैर साहब, माशाल्लाह। जी सर। उम्मीद जो है कि सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो दोस्तों, अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्यूरी हो तो आप जो है वो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुबैर अहमद साहब के पास को आसान कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।